फिर ट्रक और जीप को धक्का लगाकर सड़क की दूसरी जानिब दरख्तों की तरफ लुढ़का दिया। फौजियों ट्रक और जीप की तलाशी लेने पर हमें इंडियन करेंसी में कोई 500-600 रुपए की रकम, 2 भरे हुए रिवॉल्वर और स्टेन गन का एमुनिशन मिला। ये एमुनिशन हमने अपनी जीप में रखा और तेजी से आगे रवाना हो गए। अल्ताफ ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुम मुझे कमांडो लगते हो। ये एक कमांडो एक्शन ही था। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कॉलेज के जमाने में कमांडो ट्रेनिंग ली थी। जीप सड़क पर से कहीं निकल आई थी। सड़क पर दोनों जानिब बुलंद और घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए शाम के बढ़ते फैलते छटपटे में गुम हो रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। अब रात हो गई थी। वहां एक बंगाली रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बंगाली बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। बंगाली दुकानदार और ग्राहकों ने इंडियन फौजियों को देखकर जय बंगला के नारे बुलंद किए। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और खाना तलब किया। वहां से हमें चावल और उबली हुई मछली मिल गई। मैंने पैसे देने चाहे मगर बंगाली दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमने जीप में बैठकर खाना खाया। एक बंगाली मुलाजिम पानी लेकर आया। उसने घूर कर शहनाज को देखा, फिर बंगला जबान में शहनाज से कोई सवाल किया, क्योंकि शहनाज का हुलिया किसी बंगाली लड़के का था। शहनाज ने आगे से गूंगों की तरह गूंगा किया। मैंने बंगाली लड़के से कहा कि ये बंगाली गूंगा है। बंगाली मुलाजिम हंसने लगा और आगे से वो भी गूंगों की नकल उतारते हुए गूंगा करने लगा। खाना खाने के बाद हमने बर्तन बंगाली मुलाजिम के हवाले किए, उसे 2 रुपए बख्शीश दी और जीप स्टार्ट करके वहां से आगे निकल गए। जू रात गहरी होती जा रही थी, सफर दुश्वार होने लगा था। एक तो सड़क पर रोशनी नहीं थी, दूसरे नींद का गलबा होने लगा था। शहनाज पिछली सीट पर सो गई थी। अल्ताफ भी ऊँग रहा था। कभी कभी जीप चलाते हुए मुझे भी ऊँग आ जाती। ये बड़ी खतरनाक बात थी और जीप बेकाबू होकर किसी खड्ड में गिर सकती थी। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी महफूज मकाम पर जीप रोक कर बाकी रात आराम किया जाए। एक जगह बड़ी सड़क में से एक छोटी कच्ची सड़क खेतों और दरख्तों की जालिम निकलती थी। मैंने जीप को उस सड़क पर डाल दिया। ये ऊंची नीची कच्ची सड़क थी और छकड़ों वगैरह के लिए बनाई गई थी। कुछ फासले पर सड़क से हटकर एक जगह रोशनी दिखाई थी। अल्ताफ ने उस तरफ इशारा करके कहा, कोई गाँव लगता है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी राय से इत्तेफाक करते हुए कच्ची सड़क से जीप को उतारा और एक जगह आम के घने दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। जमीन पर सांप बिच्छू का डर था, इसलिए जीप में ही सोने का फैसला किया। मैंने अल्ताफ से कहा कि आधी रात तक वो सो जाए, मैं पहरा देता हूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगा, तुम पहरा देना। चुनाचे अल्ताफ जीप की अगली दोनों सीटों पर टांगे फैलाकर लेट गया। मैं स्ट्रेन गन लिए पहरा देने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस नौजवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट के खर्राटों की आवाजें आने लगी। मैं सोचने लगा, खुदा जाने पंजाब में मुकीम इस नौजवान के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए किस खुशू और खुजू से दुआएं मांग रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जिनकी जिंदगियों के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी। किसी को उनके मुस्तकबिल, उनकी जिंदगियों के बारे में इल्म नहीं था। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर गहरी नींद सो रही थी। बदकिस्मत दुल्हन मशरकी पाकिस्तान के खूनी इनकलाब के सैलाब में अपने शौहर की मौत के बाद तिनके की तरह बह रही थी। मैं सोचने लगा कि इसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगरचे वो मर्दाना लिबास में थी, मगर ये नाकाबिल एतबार हुलिया था। वो पहचानी जा सकती थी। हम उसे अपने से अलग भी नहीं कर सकते थे। मैं उसे अपने साथ ही बर्मा की सरहद पार करवाना चाहता था। मैं उस तरफ देखने लगा जिधर रोशनी हो रही थी। ये किसी लालटेन की रोशनी थी। अंधेरे में मुझे 2-3 झोंपड़ियों के धब्बे से नजर आ रहे थे। ये कोई गांव नहीं था, 2-3 झोंपड़ियां थी जहां बंगाली किसान रहते थे। मुझे नींद आ रही थी मगर मैं ड्यूटी पर था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज रहे थे। हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थे। पाक फौज हथियार डाल चुकी थी। जाहिर है वो भारतीय फौजियों की कैद में थी। मुख्य बाहिनी ने इंडियन फौज के साथ मिलकर हर तरफ कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था। हम इंडियन वर्दियों में जरूर थे मगर हमारा भांडार किसी भी वक्त फूट सकता था। आसपास झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। नींद पर गलबा पाने के लिए मैं चल फिर कर पहरा देने लगा। रात अगरचे खुन्क थी मगर हब्स हो गया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि अल्ताफ को गहरी नींद से जगाऊं, मगर मेरा आराम करना भी जरूरी था। मैंने 2 बजे उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके मुंह से निकल गया, अम्मा जी। वो ख्वाब में शायद अपनी माँ से बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर उसने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर दोनों हाथ फेरे और बोला, ख्वाब में अम्मा जी मेरे सर पर प्यार कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए मगर मैं इन आंसुओं को पी गया। अल्ताफ अकबर मेरी जगह पहरा देने लगा और मैं जीप की अगली सीटों पर लेट गया। फौरन ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब अल्ताफ मेरे कांधे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कह रहा था, आमिर भाई उठो, दिन निकलने वाला है। मैंने देखा आसमान पर सुबह की जुमर्द रोशनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शहनाज अभी तक बेसुध पड़ी थी। मैंने अल्ताफ से कहा कि हमें इन झोंपड़ी वालों से हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने पीने का सामान हासिल करना होगा। शहनाज भी जाग गई थी। हमने उसे साथ लिया और झोंपड़ियों की तरफ चल दिए। हल्की रोशनी फैल रही थी। 2 बंगाली किसान धोतियां बांधे एक झोंपड़ी के बाहर बैठे नारियल का पानी पी रहे थे। उनमें से एक की चुग्गी दाढ़ी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये मुसलमान लगते हैं लेकिन खबरदार, इन्हें अपना राज न बताना। एक धूप
धोती पोश दुबली पतली उधेड़ उम्र की औरत झोंपड़ी की एक जानिब बैठी चूल्हे में आग जला रही थी। दो भारतीय फौजियों को अपनी तरफ आते देखकर बंगाली उठ खड़े हुए। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर हमें सलाम किया। उन दोनों में एक जवान और एक पक्की उम्र का था। दोनों दुबले पतले और कमजोर थे। मैंने टूटी फूटी उर्दू में कहा, हम भारतीय फौजी हैं, हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने को चाहिए। मेरे लहजे के तहक्कुम से वो सहम गई। उनमें जो बड़ा था उसने अपनी बीवी को झरिया कहकर आवाज दी। ये नाम हिंदुओं का था, मगर बूढ़े बंगाली की दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान है। फिर ख्याल आया कि मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बीवियों और लड़कियों के दो नाम रखते हैं, एक मुसलमान का और दूसरा हिंदुओं वाला। उसकी बीवी ने हमारे लिए जमीन पर चटाई बिछाई। मैंने मुंह हाथ धोने के लिए पानी मांगा तो बूढ़े बंगाली ने एक तरफ दरख्तों में इशारा करके बताया कि उधर एक तालाब है। पहले मैं तालाब पर गया। वो एक छोटा सा तालाब था जिसकी सीढ़ियां पानी में उतर गई थीं। इस किस्म के तालाब मशरकी पाकिस्तान के देहातों में आम होते हैं। मैंने हाथ मुंह धोया, फिर अल्ताफ को भेज दिया। वो वापस आया तो शहनाज को तालाब पर जाने का इशारा किया। शहनाज खामोशी से उधर चल दी। उसका लिबास तो बंगाली लड़कों जैसा था, मगर चाल औरतों जैसी थी। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा बंगाली उसकी तरफ मशकूक नजरों से देख रहा है। हमने नाश्ता किया। बूढ़े बंगाली की बीवी ने कालक लगी केतली में हमारे लिए चाय बना दी। मालूम हुआ कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये एक मुसलमान बंगाली कुंबा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर से एक खुश शक्ल नौजवान बंगाली लड़की निकल आई। वो हमें खौफजदा नजरों से देखती हुई अपनी माँ के पास चली गई। बूढ़े बंगाली ने डरते डरते बताया कि ये उसकी बेटी है। वो हमें बातों में लगाकर हमारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ से हटाना चाहता था। मैंने उसे पूछा कि भगोड़े पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेकर बताया कि इधर जितने पाकिस्तानी फौजी थे सबको इंडियन फौज गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने जेब से इंडियन करेंसी के 20 रुपए निकाल कर बूढ़े को दिए। उसने लेने से इनकार कर दिया। वो अभी तक खौफजदा था और उसने अपनी लड़की को इस दौरान में इशारा करके दूसरी झोंपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौजी बंगाली लड़कियों को भी अगवा करके ले जाते थे। मैंने जबरदस्ती उसे 20 रुपए दिए और उसका शुक्रिया अदा करके चले ही थे कि एक तरफ से फौजी जीप आती दिखाई थी। मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर उसे होशियार रहने का इशारा किया और शहनाज से कहा कि वो दरख्तों के दरमियान खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठ जाए। शहनाज चली गई। जीप हमारे करीब आकर रुक गई। ये किसी बंगला रेजिमेंट की जीप थी और उसमें 4 मुक्ति बाहिनी के गुंडे सवार थे। उन्होंने राइफलें थाम रखी थी। उनमें से एक जीप में ही बैठा रहा, दूसरा जीप से उतरकर खड़ा हो गया। 2 मुक्ति बाहिनी वाले हमारी तरफ बढ़े। वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी वर्दियां मुक्ति बाहिनी की थीं और आंखों से वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। उन्होंने हमें सलूट किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि वो लोग यहाँ मुर्गियां और अंडे लेने आए हैं। मैंने वहां ठहरना मुनासिब न समझा और अल्ताफ को साथ लेकर वापस अपनी जीप की तरफ चल दिया। हमारे लिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। दरख्तों के झुंड में हमारी जीप खड़ी थी। मैं जीप स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी। हमने दरख्तों के दरमियान से देखा। 2 मुक्ति बाहिनी वाले झोंपड़ी में से उसी जवान लड़की को घसीटकर अपनी जीप की तरफ ले जा रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। बंगाली बूढ़ा और उसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लड़की की माँ अपनी छाती पीट रही थी। मैं स्टेम गन लिए उछलकर जीप से उतरा और अल्ताफ से कहा, मुझे कवर देना। 2-4 छलांगों में दरख्तों के झुंड से निकलकर झोंपड़ी से चंद कदमों के फासले पर मैंने खुद को जमीन पर गिरा दिया और एक हवाई ब्रस्ट मारकर चिल्लाया, इस लड़की को छोड़ दो। मुक्ति बाहिनी वाले रुक गए। जो जीप के पास खड़े थे उन्होंने फौरन पोजीशन संभाल ली। उनका लीडर अंग्रेजी जबान में चिल्लाया, तुम इंडियन सोल्जर्स की हमने मदद की है। हम न होते तो तुम लोग पाकिस्तानियों से हथियार नहीं दिलवा सकते थे। अब हमें लूट मार क्यों नहीं करने देते? तुम भी तो लूट मार कर रहे हो। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, शोर की औलाद, इस लड़की को छोड़कर जहां से चले जाओ, नहीं तो मैं फायर खोल दूंगा। उन्होंने लड़की को छोड़ने से इनकार कर दिया और मेरा चैलेंज की परवाह किए बगैर उसे अपनी जीप की तरफ घसीटने लगे। जो आदमी जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे उन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी और इससे पहले कि मैं फायर करता पीछे अल्ताफ अकबर तड़ातड़ गोलियां बरसाने लगा। वो खालिस फौजी था और उसका निशाना कभी खता नहीं जा सकता था। उसकी स्टेन गन के पहले ब्रस्ट ने ही उन दोनों को भून डाला जो जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे। दूसरे दोनों लड़की को छोड़कर जमीन पर लेट गए। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी थी। लड़की भागकर झोंपड़ी में छुप गई। गोलियां तरातर करती मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं कोहनियों के बल रेंगते हुए बाएं जानिब एक दरख्त की ओट में आ गया। अकब से मेरा साथी बराबर फायर कर रहा था। उसे ये फायदा हासिल था कि वो निशाने की जद पर नहीं था। उसने दरख्त की एक शाख पर चढ़कर नीचे जमीन पर गोलियां बरसाईं तो उस जगह से मिट्टी उड़ी जहां दोनों मुक्ति बाहिनी वाले लेटे हुए थे। उन्हें हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो वो रेंगते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे। अल्ताफ अकबर की गोलियां उनके इर्द गिर्द बरस रही थी। जो ही एक मुक्ति बाहिनी वाला उठकर जीप की ओट लेने के लिए दौड़ा, गोलियां उसकी कमर में घुस गईं। वो चीख मार कर गिर गया। मैंने दूसरे पर ब्रस्ट मारा। चंद सेकंड बाद उसकी लाश भी जमीन पर तड़प रही थी। मैं दौड़कर लाशों के पास गया। अल्ताफ भी मेरे पास आ गया। बंगाली बूढ़ा अपने बेटे के साथ झोंपड़ी से निकल आया। वो हाथ जोड़े हमारा शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसके लहजे में अब भी रहम की दरखास्त थी।
उसे अब भी खतरा था कि हम यानी भारतीय फौजी कहीं उसकी लड़की को न ले जाएं। मैंने कुछ बंगला और कुछ उर्दू में बूढ़े से कहा कि वो फिक्र न करे, हम दोनों मुसलमान इंडियन फौजी हैं। इस पर बूढ़े बंगाली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो मेरे पांव पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। वो बार बार इस्लाम और मुसलमानों पर टूटने वाले जुल्म का तस्करा कर रहा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को आवाज दी और जोर जोर से कलमा शरीफ पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने इससे ज्यादा उसे कुछ न बताया कि हम इंडियन फौजी हैं मगर मुसलमान हैं। उस बेचारे को भला क्या मालूम था कि जो भारतीय डिवीजन मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। उस वक्त जरूरी बात यह थी कि लाशों और जीप को वहां से हटाया जाए। हमने चारों लाशों को उठाकर उनकी जीप में पिछली सीट पर डाल दिया, ऊपर घास फूस डालकर उन्हें छुपा दिया, फिर जमीन पर गिरे हुए खून के धब्बों को भी मिटा दिया। जिस जीप में मुक्ति बहानी की लाशें पड़ी थीं, उसे मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे पीछे पीछे अल्ताफ अकबर शहनाज को लिए जीप में चला रहा था। बड़ी सड़क पर आने की बजाय मैं जीप को दरख्तों में से निकाल कर एक ऊंची जगह पर ले गया जहां नीचे गहरी खाई थी। जीप को लाशों समेत खाई में लुढ़काने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि जीप की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी शय हाथ आ जाए जो फरार में हमारी मदद कर सके। अल्ताफ अकबर अपनी जीप पीछे रोककर मेरे पास आया। जीप के डैशबोर्ड में ताला लगा हुआ था। हमने पत्थर मारकर ताला बल्कि डैशबोर्ड ही तोड़ दिया। अंदर कुछ कागजात और मशरूब का फ्लास्क पड़ा हुआ था। इस फ्लास्क के पीछे एक काली जिल्द वाली पॉकेट बुक रखी थी। ये पॉकेट बुक ऐसी थी कि उसको भी ताला लगा हुआ था। मैंने पॉकेट बुक जेब में रख ली और जीप को लाशों समेत खड्ड में लुढ़का दिया। खड्ड में गिरते ही एक धमाका हुआ और जीप शोलों की लपेट में आकर जलने लगी। हाईवे पर हमारी इंडियन फौजी जीप फराटे भरती चिटागोंग की तरफ जा रही थी। रास्ते में हमें कई भारतीय ट्रक और जीपें मिली, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ। दोपहर को हमने सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर खाया और आगे बढ़ गए। अल्ताफ अकबर का ख्याल था कि चिटागोंग बंदरगाह है, वहाँ इंडियन फौजों की नकलो हरकत ज्यादा होगी, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने की बजाय किसी जंगल में से सरहद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं उस मुकफ्फल पॉकेट बुक का भी जायजा लेना चाहता था कि उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उसे ताला लगाया गया है। अभी शाम नहीं हुई थी कि एक बड़े शहर के मज़ाफात शुरू हो गए। हम बैरूनी इलाके से गुजर रहे थे जहाँ कई मकानों के जले हुए ढांचे खड़े थे। जाहिर है कि ये गैर बंगालियों के मकानात थे। जगह जगह बांग्लादेशी झंडे लहरा रहे थे। इंडियन फौज के जवान ट्रकों और जीपों में घूम रहे थे। हमारे करीब से एक भारी बख्तरबंद गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ सिविलियन कैदी सर झुकाए बैठे हुए थे। अल्ताफ ने कहा हमें इस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। मैंने जीप उस सड़क पर डाल दी जो शहर के किनारे से होती हुई हाईवे से जा मिलती थी। ये रंगपुर शहर था। बाद में पता चला कि यहाँ बेशुमार बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। मैं अपने कारोबारी दौरे के सिलसिले में कई बार इस शहर में आया था। मैं शहर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ के कारोबारी हल्के मुझे जानते थे और इंडियन फौजी वर्दी में भी मुझे पहचान सकते थे। हम हाईवे से दूर ही थे कि देखा सड़क पर भारतीय फौज का एक कैनवाय रुका हुआ है। जीप को एक ज़ेली सड़क की ढलान पर डाल दिया। यहाँ नशेब में ढुलवान छतों वाली कोठियां और मकान थे जिन पर बांग्लादेशी परचम लहरा रहे थे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ जीप खड़ी करके हाईवे पर इंडियन कैनवाय के गुजर जाने का इंतजार किया जा सके। छोटी सड़क नशेब में एक टीले के पीछे से घूमकर चढ़ाई की तरफ आ गई। आधे फरलांग की चढ़ाई थी। ऊपर जमीन हमवार हो गई। यहाँ से ये सड़क कोई 2 फरलांग आगे जाकर फिर से हाईवे के साथ मिल जाती थी। यहाँ से भी भारतीय फौज के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थी। मैंने जली हुई कोठी के अकब में जीप खड़ी कर दी। मेरी हिदायत पर अल्ताफ अकबर शहनाज को कोठी के कमरे में छोड़ाया ताकि वो कुछ देर आराम कर सकें। अब मैंने जीप से वही मुकफ्फल पॉकेट बुक निकाली तो अल्ताफ बोला आखिर उसे लॉक करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा आजकल इस किस्म की पॉकेट बुकें आम मिलती हैं, बस फैशन सा बन गया है। मुमकिन है इसके अंदर सिवाय हिसाब किताब के और कुछ ना हो। ये कहकर मैंने पॉकेट बुक का ताला तोड़ दिया। उसकी वर्क गर्दानी की तो पता चला कि अक्सर सफहात खाली पड़े थे। बीच के कई सफहात गूंद लगाकर जोड़ दिए गए थे। उन्हें चाकू से काटा तो दरमियान के दोनों सफहात पर अंग्रेजी जबान में ये तहरीर दर्ज थी। ईस्टर्न कमांड चिटागोंग 15वां बख्तरबंद डिवीजन 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मिलो। तुम्हारा खुफिया कोड पाम ऑयल नारोमनी है। तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ हो। ये कोड तुम्हारी शनाख्त होगी। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ढाका हाई कमांड की मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया कागजात की फाइल हासिल करके कर्नल गुप्ता को पहुंचानी है। आगे तुम्हारा मिशन कर्नल गुप्ता ही तुम्हें बताएगा। किसी इंडियन फौजी अफसर को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होना चाहिए। ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम्हें मुक्ति बहानी के भेस में ढाका भेजा जा रहा है। पाकिस्तान आधा खत्म हो गया है, उसके दूसरे बाजू को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस मिशन की तकमील बहुत जरूरी है। कर्नल गुप्ता को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वहाँ तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम इंडियन फौज के एक आम हवालदार होगे। कर्नल गुप्ता तुम्हें जिस नाम से पुकारेगा वही तुम्हारा नाम होगा। गुड लक, पाम ऑयल नारोमनी।
ये भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई टॉप सीक्रेट तबाहकुन स्कीम थी, जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काटने के बाद अब मगरबी पाकिस्तान को भी खत्म करने की तैयारी कर रहा था। एक सेकंड के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया कि इस नापाक मंसूबे को हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये एक हैरत अंगेज इत्तेफाक था कि इस खुफिया मंसूबे का मुझे सुराग मिल गया था। यह ताईद इज़्दी थी और मैंने पाकिस्तान की बका पर अपनी जान तक कुर्बान करने का अहद कर रखा था। यह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस की कोई घिनौनी साजिश लगती है, मगर हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद इस मुल्क में अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं, अल्ताफ ने कहा। मेरे दिल में क्या था, मैंने क्या फैसला किया था, इस सिलसिले में अल्ताफ अकबर को उस वक्त मैंने नहीं बताया। बस उसकी हाँ में हाँ मिला दी और पॉकेट बुक बंद करके जेब में रख ली। मैंने कोड वर्ड याद कर लिया था, पाम ऑयल नारोमनी। अब मेरा हर हालत में चिटागोंग जाना जरूरी था, मगर मैंने अपने अज़ाइम से अल्ताफ अकबर को आगाह नहीं किया। अल्ताफ ने कहा, क्या ख्याल है अगर हम अपने आप को इंडियन आर्मी के हवाले करके कैदी बन जाएं तो जिनीवा कन्वेंशन की रूह से हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा और यूं शहनाज भी महफूज हो जाएगी। मैंने अल्ताफ अकबर पर एक खामोश निगाह डाली। उसकी सोच बड़ी नॉर्मल थी। वो अपनी, मेरी और एक बदकिस्मत मुसलमान लड़की की जान बचाना चाहता था, लेकिन वो दो बातों से बेखबर था। पहली बात ये कि जंग में जिनीवा कन्वेंशन जैसे माहिदों के पुर्जे उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी ये कि मैं एक कमांडो था जो अपनी जान किसी हालत में भी अपने वतन अजीज पाकिस्तान से ज्यादा कीमती नहीं समझता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो हमें चिटागोंग पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी सारी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के नापाक और घिनौने मिशन की तरफ थी, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के बचे हुए टुकड़े को भी सफाई हस्ती से मिटा देना चाहता था। मैंने इस मिशन को अपनी जान की बाजी लगाकर भी नीस्त नाबूद करने का अज़्म कर लिया। मैं इसे जानने के लिए बेताब था कि वो खुफिया मिशन क्या है। इसके लिए जरूरी था कि चिटागोंग पहुंचकर 15वीं डिवीजन की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मुलाकात की जाए। बुध की बहानी वाला तो जहन्नम वासिल हो चुका था। अब उसकी जगह मैं कोड की मदद से कर्नल गुप्ता से मुलाकात करके इस घिनौने मिशन की तफसीर मालूम करना चाहता था। ये खुशकिस्मती थी कि भारतीय इंटेलिजेंस के उस आदमी का रैंक भी हवालदार बताया गया था और मैं भी इंडियन फौज के एक हवालदार की वर्दी में ही था। कुदरत पाकिस्तान को दुश्मनों के नापाक मंसूबों से बचाने के लिए मेरी मदद कर रही थी। मैंने देखा कि दरख्तों के अकब में दूर चिटागोंग ढाका हाईवे साफ हो गई थी। फौज का कैनवॉय गुजर गया था। मैंने अल्ताफ अकबर से कहा कि वो शहनाज को ले आए, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहनाज ने गुस्ल कर लिया था और वो कुछ ताजा दम लग रही थी। हम अनानास के बाग में से होते हुए बड़ी सड़क पर आ गए, जहाँ सड़क के किनारे ऐसे फौजी मोर्चे देखे जो कुचले हुए थे। लगता था उनके ऊपर से टैंक गुजरे हैं। एक जगह 2 लाशें भी देखी जो झाड़ियों के पास औंधी पड़ी थी। इंडियन कैनवॉय हमसे काफी आगे था। मैंने मसलहतन जीप की रफ्तार कम ही रखी थी। मशरकी पाकिस्तान में अभी बदनज़मी और अफरा तफरी का आलम था। अगरचे पाक फौज ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जनूबी और मशरकी महाजों पर पाक फौज के गयूर जवान अभी तक जंग जारी रखे हुए थे। चुनाचे इस किस्म की फजा में इक्का दुक्का फौजी गाड़ियों की चेकिंग के लिए खुसूसी पोस्ट कहीं भी नहीं थी और हम इस सूरत हाल का पूरा फायदा उठाते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े शहर में दाखिल होते वक्त मामूली सी चेकिंग का सामना करना पड़ता, जो 2-4 लफ्जों और सैल्यूट तक ही महदूद रहती। ढाका से बाहर हालात बहुत मुख्तलिफ थे और जहाँ ज्यादातर बंगाली रेजिमेंटें मसरूफिकार थीं, भारतीय फौजियों का इज्तिमा ढाका और चिटागोंग में ज्यादा था। दोपहर को हमने एक कस्बे के बाहर जी खड़ी करके खाना खाया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। शायद थकावट, परेशानी और रतजगे के बायस शहनाज को बुखार हो गया था। एक बंगाली दुकानदार से हमने स्प्रो खरीद कर शहनाज को चाय के साथ 2 गोलियां खिलाई। मेरा जहन अब सिर्फ भारतीय फौज के पाकिस्तान दुश्मन खुफिया मंसूबे के खिलाफ काम कर रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि शहनाज और अल्ताफ अकबर को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाकर खुद अपना कमांडो मिशन शुरू करूं। दूसरा दिन और दूसरी रात सफर करके आखिर हम चिटागोंग पहुंच गए। शहनाज का बुखार और तेज हो गया था और वो पिछली सीट पर पड़ी थी। अल्ताफ ने कहा कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने का मतलब था कि हमारा राज फाश हो जाता। कम से कम डॉक्टर को ये जरूर मालूम हो जाता कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अगर हम किसी बंगाली मुसलमान डॉक्टर की तरफ रुजू करते तब भी इन हालात में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। शहनाज का जिस्म वाकई बुखार में फुनक रहा था। चिटागोंग शहर की हालत भी ढाका से बहुत बेहतर नहीं थी। जगह जगह गैर बंगालियों की दुकानें और मकान टूटे पड़े थे। बाजारों में बंगाली जुलूस निकाले नारे लगाते फिरते थे। जहां इंडियन फौज भी काफी तादाद में थी और बंगाली रेजिमेंट के जवान भी मुक्ति बाहिनी ग्रुप के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुचे मकानों को लूट रहे थे। चिटागोंग में रहने वाले तकरीबन सभी गैर बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। कुछ लोग फरार हो चुके थे। किसी गैर बंगाली मुसलमान डॉक्टर के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शहनाज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने बुखार में शिद्दत के बायस बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। वो बार बार अपने शहीद खामद को पुकारती थी। ये बात हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी।